साउंड टेक 7 एक्शन। प्रियंका जी, आपके पास आते हुए बीजेपी का ही कहना, और प्रधानमंत्री ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि पहले बीजेपी से डराते थे कि राम मंदिर के लिए कहते हैं राम मंदिर बनेगा तो यहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। अनुच्छेद 370 पर डराते थे कि अनुच्छेद 370 अगर हटा दिया तो कश्मीर में बवाल हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। अब चूंकि ये सब खत्म हो गया है तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी आई तो चुनाव ही नहीं हो पाएगा देश में, बीजेपी आई तो संविधान बदल जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। पीएम कह रहे हैं कि संविधान जिंदाबाद था, है, रहेगा। प्रियंका जी, चल झूठा। तो दो चीजें कहूंगी। सबसे पहले प्रजातंत्र हट जाएगा तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आपको पता है अभी रशिया में चुनाव हुए थे, कुछ दिन पहले ही चुनाव हुए हैं, और 75% वोट या आई थिंक 85% वोट से पुतिन जीते थे। आपको पता है वहां पे चुनाव में क्या होता है, जो विपक्षी दल के नेता होते हैं उनको सबको हिरासत में कर दिया जाता है या उनको ऐसी सजा सुनाई जाती है कि उनकी हिरासत में ही मौत हो जाती है। पर इलेक्शन होता है तो एक होता है प्रजातंत्र में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना, एक होता है पुतिन स्टाइल इलेक्शन होना। और पुतिन स्टाइल इलेक्शन करने की ओर जो बढ़ रही है इंडिया, उसके बारे में मैं बता रही हूँ। और मैं किन कारणवश बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास तथ्य हैं। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की स्थिति है। कल प्रधानमंत्री जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमें सिर्फ 37% हमें इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के फंड्स मिले थे। अब ये देखिए 11,450 करोड़ है, और आपको यहाँ पे देख रहा होगा सैफरन में सारा है, भारतीय जनता पार्टी का लोगो है, उसमें है 6,566। 55% जो इनको चंदा मिला है, इनको मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं चलिए इलेक्ट्रल बॉन्ड से पता तो चला किसको कितना मिला, कौन सी कंपनी ने क्या दिया। वो उनकी वजह से नहीं पता चला, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की वजह से नहीं पता चला। वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को पूरी तरीके से नॉन ट्रांसपेरेंट बनाने का जो काम हुआ था और नॉन ट्रांसपेरेंट बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस करने का काम हुआ था, वो इनकी सरकार ने किया था। सुप्रीम कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ा, वहां पे भी ये दलील दी गई थी कि हम ये डेटा रिलीज नहीं कर सकते हैं, और आज सुप्रीम कोर्ट की वजह से पता चल रहा है किस तरीके का क्विड प्रो को हुआ था। अब मैं दूसरी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती हूँ, किस तरीके से ईडी, आईटी, सीबीआई बकायदा इनके चरणों में पड़ी हुई है और उनके हिसाब से काम कर रही है। इनका टूल किट बन गई है इलेक्शन टूल किट। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। या मोह कीर्तिकर जी हैं, मुंबई के उत्तर पश्चिम से वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं। 9 बजे सवेरे उनका नाम डिक्लेयर होता है, 10 बजे उनके ऊपर ईडी का नोटिस आ जाता है। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में कौन सी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, इलेक्ट्रल बॉन्ड में भारतीय जनता पार्टी को कौन चंदा दे रही है, जहां पे एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट यानी ईडी ने उन पे छापेमारी की है। 26 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने पैसे किसको दिए, भारतीय जनता पार्टी को दिए। अब एक और बताती हूं, क्योंकि बहुत सारे नाम ले रहे थे, इतिहास में नाम गिना रहे थे आप, तो ये इतिहास की जो करतूतें थी वो बदलने आए थे 2014 में, उसका सहारा लेकर अपना स्पष्टीकरण तो देने नहीं आए थे। ये दूसरा आपको उदाहरण दे रही हूं, 2014 से किस तरीके से 4 गुना इजाफा हुआ है ईडी इन्वेस्टिगेशन में, जिसमें 25 ऑपोजिशन लीडर्स जिन पे गंभीर आरोप लगे थे, 70,000 करोड़ के घोटाले से लेकर दाऊद इब्राहिम से लेकर इकबाल मिर्ची, सबका हवाला दिया था। वो सब जैसे ही इनके पास आए, उनको गंगा नहा लिए वो, और 23 लोगों के ऊपर सारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई। तो लेवल प्लेइंग फील्ड जब डेमोक्रेसी में नहीं होता है, उसका परिणाम आप देख रहे हैं। पुतिन जैसा चुनाव होता है, जब पुतिन भी कहता मैं जीत कर आया, तो आने वाले चुनाव ऐसे होंगे। अब रही संविधान बदलने की बात, मैं आपको एक और चीज बता दूं, संविधान ना बदलकर भी नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में संविधान की धज्जियां उड़ाई थी, जो खुद बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सरकार चल रही है इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं। वो संविधान का हवाला देकर उन्होंने संविधान को ही तोड़ने का काम किया है। शेड्यूल 10 को दरकिनार कर उन्होंने ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो और अब इलेक्शन कमीशन हो, इन्होंने अपनी राजनीति की है। तो इनसे क्या, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो हमने विपक्ष नहीं कह रहा था संविधान बदलेंगे, इनके जो भी चुनिंदा लोग हैं, नॉमिनेटेड एमपीज जिनको टिकट्स मिली हैं, सब जोर जोर से बोल रहे हैं, कर्नाटका के हो, राजस्थान के हो, महाराष्ट्र के हो, उत्तर प्रदेश के हो, सब ये बयान दे रहे हैं कि आप हमें 400 से ज्यादा दीजिए, हम संविधान बदलना चाहते हैं। अरे कोई उनसे पूछिए संविधान क्या बदलना चाहते हैं, तब नरेंद्र मोदी जी आकर दूसरों पर दोष मरे, खुद गिरबान में झांके ना क्या काम कर रहे हैं। बोलना भी क्या करिए, बोल जवाब दीजिएगा। सुरेंद्र राजपूत जी भी बोल दे, प्रधानमंत्री ने कहा ये जो आरोप लग रहे हैं संविधान बदल देगी बीजेपी आएगी, तो कह रहे 25-30 साल से जनता को हमारे खिलाफ डराने का एक ही रिकॉर्ड है जो बार बार घूम रहा है, और कांग्रेस पर तो वो बहुत हमलावर थे। उन्होंने कहा कि सनातन विरोधी पार्टियों के साथ आखिर कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी हो गई है कि वो सनातन के खिलाफ इस तरह का बयान देते हैं लेकिन फिर भी उनसे चिपके रहते हैं। तो समझना है कि मूल भावना जो इस देश का है उसके खिलाफ क्या कांग्रेस पार्टी जा रही है। ये पीएम का हमला है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। प्रधानमंत्री जी का हमला कांग्रेस पार्टी के प्रति उनके डर को दिखाता है। पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री जी सत्ता में है और कांग्रेस पार्टी एक बार 44 में थी, इस बार 52-54 पर है। उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी को रात को सपने में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन आता है और वो लगातार झूठ, छल, कपट, प्रपंच कुछ भी करते रहते हैं कांग्रेस के खिलाफ, कभी उद्धव साहब के खिलाफ, कभी इंडिया गठबंधन बाला साहब के खिलाफ, कभी शरद पवार साहब के खिलाफ। उसके बाद वो झूठी गारंटियों की बात करेंगे।
और अंजना जी, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रति वो हमलावर रहते हैं, ऐसा लगता है कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी प्रतिपक्ष में है और कांग्रेस सत्ता पक्ष में है। आप इस चीज को देखिए कि आप कोई ऐसा आपने प्रधानमंत्री देखा हो आज तक इतिहास में, जो प्रधानमंत्री अपने 10 साल के शासनकाल की तो कोई बात नहीं करेगा, या तो इतिहास की 2014 से पहले की बात करेगा या 2047 की बात करेगा। उनकी गारंटियों की तो आप तब मानेंगे ना, गारंटियां हैं उनकी। गारंटी बिल्कुल इस तरीके की छोटी सी बात, एक बड़ा वो है कि एक तरबूज वाला बंबई में तरबूज बेच रहा था, कह रहा चीनी से भी मीठा तरबूज ले लो, चीनी से भी मीठा तरबूज। तो जब तरबूज देखा गया तो फीका था, तो उन्होंने कहा भाई तरबूज तो फीका है, तो क्या चीनी डाली इसमें? तो चीनी डालने के बाद मीठा होगा ना। तो प्रधानमंत्री जी ऐसे बेस्ट सेलर टाइप में है, ये फीके तरबूज को भी चीनी डाल करके बेचने वाले लोग हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। इनकी गारंटी पर हम भरोसा करें तो तब करें जब इन्होंने पुरानी गारंटियां पूरी करी हो। इन्होंने अगर 2 करोड़ रोजगार दिए हों तो आप मान लीजिए इनकी गारंटी है। इन्होंने इन्होंने कहा था नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, अगर इन्होंने ऐसा किया हो तो मान लीजिए। अगर इन्होंने चीन को लाल आंखें दिखाई हो, चाय पिलाने की जगह झूला झुलाने की जगह, वो भी 19-19 बार, तो आप मान लीजिए कि भाई 4000 किलोमीटर हमने उनका कब्जा कर लिया होता, या हमारा जो था 1962 में जो हमसे चला गया था वो इन्होंने वापस ले आए होते, तो आप मान लेते गारंटी। किसान की आय दुगनी हो गई होती तो हम मान लेते मोदी जी की गारंटी। किसान का कर्ज और खर्च चौगुना न हुआ होता तो हम मान लेते मोदी जी की गारंटी। छुट्टा पशु उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी समस्या कि नहीं, मेरी गारंटी है, मेरे को वोट दीजिए 22 में कह के गए थे कि साथ छुट्टा पशुओं की हम समस्या खत्म करेंगे। मान लीजिए अगर इन्होंने किया, अगर इन्होंने भ्रष्टाचारियों को धो पहुंच करके अपनी पार्टी में ना शामिल किया होता, अजीत दादा से ले लो, हसन मुश्रीफ से ले लो, हिमंता बिस्वा शर्मा से ले लो, मतलब एक सीरीज है लंबी, छगन भुजबल से ले लो, सभी लोगों को पहले ईडी के से डराएंगे, सीबीआई से डराएंगे, उसके बाद उनके ऊपर छापा मारेंगे, फिर 70,000 करोड़ का आप आरोपी बताएंगे, फिर उनको कहेंगे कि हम सारे भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी लेकर के कहती है हम दुनिया की सबसे ईमानदार पार्टी है। तो इस तरीके की भाषा का जब प्रधानमंत्री जी उपयोग करते हैं और सुधांशु जी जैसे लोग जब इसका समर्थन करते हैं तो सुधांशु जी की विद्वता पे भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं। जैसे एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले हो जाते हैं लोग, उसी तरीके की सुधांशु जी की भी विद्वता पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं कि भाई ऐसे लोगों को आप क्यों वो कर रहे हो, आप लोग कैसे ऐसे लोगों को। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। सुरेंद्र जी, दो चीजें बड़ी, इलेक्शन कमीशन की किसी भी कार्रवाई को हम मानेंगे और उसके खिलाफ हम इलेक्शन कमीशन में भी पिटीशन डालेंगे बहुत स्पष्ट रूप से। और कौन लोग हमें समझा रहे हैं, हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हुआ हो, और जो मैंने सुना था उसमें तो कुछ भी गलत नहीं कहा था। सुरजेवाला जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि जाट की बहू है, तो बहू तो वो धर्मेंद्र जी की है ही है। पर हम इलेक्शन कमीशन पर कोई बात नहीं करते, हम तो इन लोगों से इतना पूछना चाहते हैं, साध्वी को ये लोग टिकट देते हैं, जिसने दिल्ली के चुनाव में कहा था सुधांशु जी के मुंह में दही जम गई थी। प्रज्ञा ठाकुर जो हेमंत करकरे को श्राप देकर के मार रही थी, उसमें क्या नाम सुधांशु जी की जो है वो दही जम गई थी मुंह में। प्रधानमंत्री जी की बातों को तो हम इतनी बार दोहरा चुके हैं कि 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, तुरपणखा, ये सारी चीजें। लेकिन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जिस तरीके से होती है आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। कहते हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। वाले लोगों से हमें सीख लेने की आवश्यकता नहीं है। सुधांशु जी, पहले उस महिला को आप पार्टी से निकाल दीजिए, फिर हमें सीख दिया कीजिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। प्रियंका जी देखिए, दोनों सवालों पर मैं आपके पास आ रही हूँ। ये शिवसेना की भी एक वक्त आइडियोलॉजी थी, ये इनकी आइडियोलॉजी है। सनातन के खिलाफ कोई बोलेगा, हिंदू धर्म का दशकों तक अपमान हुआ इस देश में, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति, ये बीजेपी और एक वक्त पर बाला साहब के अंडर शिवसेना की आइडियोलॉजी थी। और जो ऐसा करेगा उसके खिलाफ हम बोलेंगे। प्रखर होकर ये बोलते हैं ध्रुवीकरण होगा, इससे चुनाव में फायदा होगा, वो उसका एक इफेक्ट है। लेकिन आइडियोलॉजी इनकी है जो कि ये खुलकर शुरू से बोलते आए हैं। इसी के साथ जो अन्य मुद्दा था जिस पर वो हमला कर रहे थे, दोनों पर आपका जवाब। हमारे मतलब आपको मत सिखा। एक तो अंजना जी, मैं आपकी बातों को करेक्ट करना चाहूंगी, आपके स्टेटमेंट को करेक्ट करना चाहूंगी कि एक वक्त पे शिवसेना की आइडियोलॉजी थी। ये टीवी के पत्रकार और एंकर्स नहीं बताएंगे हमारी आइडियोलॉजी क्या थी, क्या है और क्या रहेगी। सबसे पहले मैं आपको ये करेक्ट कर दूं, हिंदुत्व हमारी आइडियोलॉजी थी, है और रहेगी। और उसका सर्टिफिकेट ना मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से लेने बैठी, ना मैं आई एम सॉरी आपके शो में आपसे लेने बैठी। रही बात हमारे हिंदुत्व पॉलिटिक्स की, हमने हमेशा कहा अपने देश को सर्वप्रिय रखो, सबसे ऊपर रखो, बाद में आता है आपका धर्म, बाद में आता है आपकी जाति। इन लोगों ने जिस तरीके का ध्रुवीकरण किया है, जिस तरीके से पहले तो धर्म का इस्तेमाल कर फिर अपनी जातियों का इस्तेमाल कर जो ये काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, और मैं महाराष्ट्र स्पेसिफिक कहूंगी क्योंकि मैं महाराष्ट्र का नेतृत्व करती है हमारी पार्टी, महाराष्ट्र के संदर्भ में कहूंगी। अब रही बात लेवल प्लेइंग फील्ड की, लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन कमीशन ने जो रणदीप सुरजेवाला पे 48 घंटे का किया है, उन्होंने कार्रवाई की है। उसी ब्रेथ में, सेम ही सांस में आपने शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया। शुभेंदु अधिकारी ने क्या क्या कहा ममता बनर्जी को, उनको एक वार्निंग देकर फटकार दिया, हटा दिया।
उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती हैं। महाराष्ट्र में इन्हीं के चंद्रपुर के इनके कैंडिडेट हैं, इन्होंने क्या आपत्तिजनक बयानबाजी दी है एक बहन और भाई के संबंध को लेकर, और कहा एक ही पलंग पर लेते हैं कपड़े उतारकर। इस तरीके की भाषा में मुझे शर्मसार महसूस कर रही हूं ये बोलने में, पर रिपीट करना जरूरी है क्योंकि इलेक्शन कमीशन उस पर अपनी आंख बंद रखता है, कान बंद रखता है और